राजस्थान के इतिहास एक परिचय क्लास 10th की बुक लेटेस्ट बुक है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही शानदार बुक है। रीट एग्जाम, स्कूल लेक्चरर, पटवार एग्जाम, राजस्थान पुलिस भर्ती, बीएसटीसी, बीएड और अन्य जो कॉम्पिटिशन्स राजस्थान से रिलेटेड हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बुक है। यहाँ मैं आपको इस पूरी बुक के वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड करूँगा। आप एक बार इस बुक को ज़रूर पढ़ें या मेरे वीडियो पर बने रहें, आपको सारे वीडियो इस बुक के मिल जाएंगे। तो मैं आज शुरू कर रहा हूँ राजस्थान के इतिहास एक परिचय। इस बुक के मैं आपको लेसन दिखा देता हूँ, इसमें कितने चैप्टर हैं। इसके बाद आप देख लेना, ये बुक आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी। इसका जो पहला चैप्टर है आप देख रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एक परिचय। दूसरा चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तीसरा चैप्टर है राजस्थान के उत्सव, त्योहार एवं मेले। चौथा चैप्टर है राजस्थान के वस्त्र और आभूषण। पांचवा चैप्टर है राजस्थानी चित्रकला एवं लोक कलाएँ। और छठा चैप्टर है स्थापत्य शिल्प के विविध आयाम। सातवां चैप्टर है लोक संगीत। आठवें चैप्टर की बात करें तो राजस्थान के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। नवा चैप्टर है राजस्थानी भाषा और साहित्य। 10वां चैप्टर है राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थल। 11वां राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। और इसके बाद यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ सूची भी दे रखी है, कहाँ से ये संदर्भ लिए गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है और मैं लगभग इस पूरी बुक की वीडियो बनाने की प्रयास करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने स्टूडेंट्स हैं इस चैनल पर बने हुए हैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अधिक से अधिक की वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट इसका लाभ ले सकें। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक आई है, तो मैं प्रयास करूंगा इसके पूरी वीडियो आपको मिले। शुरू करते हैं चैप्टर राजस्थान के इतिहास एक परिचय। 1949 ईस्वी से पूर्व राजस्थान नाम से किसी भी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है, सर्वप्रथम जो राजस्थान के लिए जो भूभाग है राजस्थान का, इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। इसके बाद 1829 ईस्वी में एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम रायथान या राजस्थान रखा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस विभाग को नाम दिया राजपूताना और 1829 ईस्वी में कर्नल जेम्स टोड ने इस प्रदेश का नाम रखा रायथान या राजस्थान। और अपनी जो पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसमें इस भूभाग का नाम रखा रायथान या राजस्थान। इसके बाद देखिए, विभिन्न रियासतों के एकीकरण के बाद 30 मार्च 1949 ईस्वी को इसका नाम राजस्थान रखा गया। विभिन्न रियासतों का एकीकरण कर दिया गया और 30 मार्च 1949 ईस्वी को इस प्रदेश का, इस भूभाग का नाम राजस्थान, सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया। अब यह इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। देखिए, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के विभिन्न क्षेत्रों के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। ये भिन्न भिन्न नाम कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नाम दे रखे हैं, इनके बारे में यहाँ चर्चा की गई है पुस्तक में। तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि। तो यहाँ मरु और धन्व की हम बात करें तो मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्तर के लिए हुआ है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मरु और धन्व दोनों का अर्थ एक ही है और इनका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्तर के लिए हुआ है। जोधपुर की बात करें तो जोधपुर पहले मरु और फिर मरुवाड़ कहलाता था और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जोधपुर को पहले मरु, फिर मरुवाड़ और कालांतर में इसको नाम दिया गया मारवाड़। यहाँ बात करते हैं जांगल की। जांगल, देखिए, जांगल शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ शमी, कैर या पीलू आदि होते हों। उस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ पर शमी, कैर या पीलू आदि होते हों
तो बात करते हैं बीकानेर और नागौर और आसपास का क्षेत्र, यह जांगड़ कहलाता था। यह आपको याद रखना है, बीकानेर और नागौर और आसपास का जो क्षेत्र है यह जांगड़ कहलाता था। चर्चा करते हैं मत्स्य की। मत्स्य जिसका उल्लेख महाभारत में भी हुआ है एक राज्य के रूप में, वह जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था। तो मत्स्य की हम बात कर रहे हैं, मत्स्य जयपुर, अलवर और भरतपुर तक विस्तृत था और इसकी राजधानी थी विराटनगर। तो यह भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम सूरसेन की बात करते हैं। सूरसेन भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र, धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग इस सूरसेन राज्य में सम्मिलित थे। हम सूरसेन की बात करें तो भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटा हुआ क्षेत्र है, धौलपुर और करौली के अधिकांश जो भाग हैं इस सूरसेन राज्य के में सम्मिलित थे। तो अब हम चर्चा करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देखिए, काठल क्या है? छप्पन का मैदान, ऊपरमाल, गिरवा, बागड़, मांड, हाड़ौती, शेखावाटी। तो यहाँ हम चर्चा करते हैं पहले काठल की। देखो, काठल क्या है? माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का भूभाग काठल कहलाता था। क्यों? क्योंकि यह क्षेत्र माही नदी के किनारे, किनारे अर्थात कांठे पर स्थित था। माही नदी के कांठे पर यानी किनारे पर स्थित था, इसलिए माही नदी के पास का प्रतापगढ़ का जो भूभाग है यह काठल कहलाता था। चर्चा करते 56 के मैदान की। 56 गांव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है ये 56 का मैदान कहलाता था। यानी कि 56 गांव का समूह होने के कारण जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य का जो भूभाग है ये 56 का मैदान कहलाता था। बात करते हैं ऊपरमाल की। देखो, भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र, ये चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो क्षेत्र है ये पठारी है और पठारी होने के कारण ऊपरमाल नाम से जाना जाता था। तो ऊपरमाल की चर्चा की जाए तो भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का जो पठारी भाग है ये ऊपरमाल कहलाता था या जाना जाता था। अब गिरवा की बात करें हम तो उदयपुर के आसपास का प्रदेश जहाँ पर पहाड़ी अधिक है, पहाड़ियों की अधिकता है, अधिकता के कारण इसे गिरवा कहलाता है। यहाँ गिरवा की बात करें तो उदयपुर के आसपास का जो प्रदेश है पहाड़ियों की अधिकता के कारण गिरवा कहलाता है। यहाँ चर्चा करेंगे बागड़ की। तो बागड़ क्या था? देखिए, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र ये बागड़ कहलाता था। डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र बागड़ कहलाता था। इसके बाद मांड की चर्चा करेंगे हम। देखो, मांड जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। मांड की बात करें तो जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड था। इसके बाद हाड़ौती, देखो कोटा और बूंदी का प्रदेश ये हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। कोटा और बूंदी का जो प्रदेश है यह हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। और शेखावाटी की हम बात करें तो सीकर, झुंझुनू व चूरू का क्षेत्र शेखावाटी नाम से जाना जाता था। तो जो सीकर, झुंझुनू और जो चूरू का क्षेत्र है इसे शेखावाटी के नाम से जाना जाता था। तो ये कुछ जानकारियाँ थी जो बुक में दी गई थी, मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इतिहास का काल विभाजन। देखिए, इतिहास का काल विभाजन, इतिहास का जो काल विभाजन किया गया है इसके बारे में आपको बता दूं कि मोटे तौर पर मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। ये 3 काल कौन से हैं? प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग। देखो, प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यानी कि जो प्राक युग है इसमें ज्ञान के लिए लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ये प्राक युग कहलाता है। अर्थात मानव इस काल में लेखन कला से अपरिचित था। तो मानव इस काल से अपरिचित था लेखन कला से, इसलिए प्राक युग में कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है। इसके बाद आद्य युग की हम चर्चा करें तो आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल से दी जाती है जिसके लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध हैं किंतु या तो वह अस्पष्ट है या उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। यानी कि आद्य युग में मानव के लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन या तो उनकी लिपि को पढ़ा नहीं गया है या वह अस्पष्ट है।
ठीक है। हम ऐतिहासिक युग की बात करें तो ऐतिहासिक युग उस काल के इतिहास को कहा गया है जिसके संबंध में स्पष्ट और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। यानी कि ऐतिहासिक युग में स्पष्ट और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है। तो इन अर्थों में यदि हम भारतीय इतिहास के कालक्रम को इस प्रकार विभक्त कर सकते हैं, जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। प्राक युग की मैंने आपको बात बताई, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, और यह युग सृष्टि का आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक था। आदि युग की बात करें तो यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व था। यानी कि मानव के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है आदि युग में, लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया, वह स्पष्ट है। और यह जो आदि युग है, यह युग हड़प्पा सभ्यता के काल से 600 ईसा पूर्व तक रहा। ऐतिहासिक युग की बात करें जिसमें स्पष्ट और लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, यह युग 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक माना जाता है या वर्तमान तक जारी है। अब हम चर्चा करेंगे प्राग ऐतिहासिक राजस्थान या प्राक युग में राजस्थान। देखो, मानव सभ्यता के उदय की हम बात करें तो मानव सभ्यता का उदय ये नदी घाटियों के आसपास ही हुआ। क्यों? क्योंकि नदी घाटियों में जल अधिक होता था और जल के कारण यहाँ पर उत्पन्न होने वाले जो पेड़ हैं, फल हैं, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो जाते थे। और ज़्यादा वनों के कारण, सघन वनों के कारण यहाँ पर मांस हेतु पशु पक्षी भी उपलब्ध हो जाते थे आसानी से। इसलिए सैकड़ों वर्षों पूर्व राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति अब हम देख रहे हैं ऐसी नहीं है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ अब राजस्थान है, मरुस्थल है, राजस्थान के उस हिस्से में जहाँ आज मरुस्थल है, वहाँ पर पहले सरस्वती तथा द्रस्वती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। यहाँ पर समुद्र की कल्पना की गई है विद्वानों ने, और यह स्थिति मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त थी उस समय। लेकिन अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आज जहाँ मरुस्थल है वहाँ पहले समुद्र हुआ करता था, ये विद्वानों का मानना है। वहाँ पर सरस्वती तथा द्रस्वती नदियाँ उस समुद्र में आकर गिरती थी, और यही कारण है कि ऐसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त हुआ है। अर्थात राजस्थान की जो बात कर रहे हैं हम सभ्यता का, ये प्राचीनतम मानी गई है, ये प्रमाण मिले हैं। तो मानव सभ्यता के उद्भव को, इस काल को पाषाण काल कहा गया है। पाषाण काल, ठीक है। तो यहाँ पाषाण काल की हम बात कर रहे हैं तो पाषाण काल इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर या नवपाषाण काल। इसे 3 भागों में बांटा गया है: पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नवपाषाण काल। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं पूर्व पाषाण काल। राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ये जो वहाँ विभिन्न प्रकार के पाषाण मिले हैं, विशेष रूप से क्वार्ट्जाइट पत्थर प्राप्त हुए हैं, इनसे ये पता लगाया गया है कि लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। ये टाइम माना गया है लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व। 1870 ईस्वी में C.A. हैकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी पूर्व पाषाण कालीन हस्त कुठार खोज निकाली। यहाँ पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि 1870 ईस्वी में C.A. हैकट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हुई एक निकाली है हस्त कुठार, जो कि पूर्व पाषाण कालीन है। कुछ समय बाद क्या हुआ? कुछ समय बाद सैटन कार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज निकाले। सैटन कार ने झालावाड़ से इसी युग के यानी पूर्व पाषाण काल के अनेक उपकरण खोज निकाले थे। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से उत्खनन किया गया और भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्र नाथ मिश्र, राजस्थान पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के R.C. अग्रवाल, डॉक्टरेट विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वान राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। तो इनका योगदान भी रहा। वीरेंद्रनाथ मिश्र, पुरातत्व, भारतीय पुरातत्व संग्रहालय विभाग नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज ये, और राजस्थान पुरातत्व संग्रहालय के R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार और हरिश्चंद्र मिश्रा, इनका सराहनीय योगदान रहा। इनके प्रयत्नों से क्या हुआ? राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर,
जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की विभिन्न नदियों, विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ एक प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है कि इन्होंने जो प्रयास किया, इसके प्रयास से क्या हुआ। देखो, अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों में जो नदियाँ हैं, विशेष रूप से नदियों की चर्चा की गई है चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों की। यहाँ पर पूर्व पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। जालोर से इस युग के उपकरणों की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो बो आलविन को दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ स्पष्ट रूप से जो है संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। अब हम चर्चा करेंगे यहाँ पर मध्य पाषाण काल की। देखिए, मध्य मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की जो कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्रागैतिहासिक काल में मध्य पाषाण काल को माना गया है। इसके बारे में यहाँ डिटेल देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, इस पश्चिमी राजस्थान में लूनी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेडच नदी घाटी और विराटनगर से मध्य पाषाण कालीन उपकरण मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन रहा है। हम बात करते हैं लूनी और उसकी सहायक नदियों और चित्तौड़ की जो बेडच नदी घाटी और विराटनगर, यहाँ से मध्य पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए। प्रश्न बन सकता है मध्यकालीन उपकरण निम्न में से कहाँ प्राप्त नहीं हुए हैं, तो ये भी ध्यान रखें आप। और यहाँ और हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे कि इस काल में यानी मध्य पाषाण काल के उपकरण जो है छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य बात है। मध्य पाषाण कालीन जो उपकरण है छोटे, हल्के और कुशलता से बने हुए हैं। ये उपकरण विशेषकर जैस्पर, एगट, चट, कार्नेलियन, क्वार्ट्जाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं, जिनमें ब्लेड, इग्रेवर, ट्रायंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। पत्थर के बने इस छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ लघु पाषाण काल कहा गया है। अब चर्चा करते हैं उत्तर या नवपाषाण काल की। देखो, भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में भी उत्तर या नवपाषाण कालीन सभ्यता का उदय हुआ था। अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं कि राजस्थान में उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के उपकरण प्राप्त होने वाले जिले आपको याद रखने हैं। तो यहाँ पर अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर, यहाँ से उत्तर पाषाण कालीन सभ्यता के अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिनमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थानों से प्राप्त उपकरण विशेष रूप से उल्लेखनीय। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है कि विशेष रूप से जो उल्लेखनीय उपकरणों की चर्चा की गई, भीलवाड़ा का बागोर क्षेत्र है और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर मैं इनको अंडरलाइन करके आपको बता देता हूँ। देखिए, भीलवाड़ा का बागोर और मारवाड़ का तिलवाड़, यहाँ से इस उत्तर पाषाण कालीन नवपाषाण कालीन सभ्यता के विशेष उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो मित्रों, इसका दूसरा वीडियो भी आपको अति शीघ्र मिल जाएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस जो बुक है क्लास 10th की, जो राजस्थान की सभ्यता एक परिचय, यहाँ पर मैं आपको लेसन पढ़ा रहा हूँ, पूरा लेसन कंप्लीट करवाऊंगा, पूरी बुक कंप्लीट करवाऊंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर बने रहें ताकि और सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी जरूर करें ताकि मुझे हौसला मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।